मैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे, पाठ्यक्रम समन्वयक MA अनुवाद हिंद, आज चर्चा करूंगा अनुवाद अवधारणा एवं परिभाषाएं इस विषय पर। और ये अनुवाद सिद्धांत एवं परंपरा पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है और ये इसका पहला वीडियो। चर्चा का विषय है अनुवाद अवधारणा एवं परिभाषाएं। The topic of today's discussion is translation, concept and definitions. आज की चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं अनुवाद का आशय, मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद की अर्थपरक व्याख्या, the literal meaning and its interpretation relating to translation, अनुवाद का भारतीय संदर्भ, इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद का पाश्चात्य संदर्भ, उसकी व्युत्पत्ति परक व्याख्या, ट्रांसलेशन, इट्स कंटेक्चुअल एंड रेफरेंशियल मीनिंग, अनुवाद के पाश्चात्य संदर्भ की विभिन्न छवियां और अनुवाद की भारतीय तथा पाश्चात्य परिभाषाएं। इसके अतिरिक्त हम इस चर्चा का निष्कर्ष भी अंत में प्रस्तुत करेंगे। तो चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हम अनुवाद कहते हैं तो हमारा क्या अभिप्राय होता है। लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से ट्रांसलेशन। पहले हम पश्चिम के संदर्भ में बात करते हैं। ट्रांसलेशन जब हम कहते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है ट्रांसलेशन। इसका अर्थ है टू कैरी अक्रॉस, मीन्स टू कैरी अक्रॉस द बाउंड्रीज। व्हाट आर द बाउंड्रीज? वो सीमाएं क्या हैं? तो सीमाएं क्या हैं? स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अंतरण, मीन्स ट्रांसफर ऑफ मीनिंग फ्रॉम सोर्स लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज। तो अनुवाद की एक व्याख्या शुरू में ये रही और माना गया कि यह लैटिन वर्ड ट्रांसलेशन से बना हुआ है और इसका अर्थ है कि एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में जब संप्रेषित कर दिया जाता है तो वह ट्रांसलेशन कहलाता है। लेकिन ट्रांसलेशन की इस जेनेसिस मीनिंग को फिर से इंटरप्रेट किया गया, इसकी व्युत्पत्ति परक व्याख्या को फिर से परिभाषित किया गया और ये लगभग 2001 में प्रोफेसर गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने अपने प्रतिष्ठित निबंध ट्रांसलेशन एज कल्चर में स्पष्ट किया, जिसका अर्थ ये हुआ कि जब हम ट्रांसलेशन कहते हैं तो उन्होंने बताया कि ये लैटिन वर्ड ट्रांसफेरे का पास्ट पार्टिसिपल है। मतलब ये ट्रांसलेशन नहीं है। इसका अर्थ सीमित रूप में ये नहीं समझा जाना चाहिए कि यह ट्रांसफर ऑफ मीनिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज सिर्फ इतना ही नहीं है, ये टू कैरी अक्रॉस द ब्रिज ही नहीं है, बल्कि उनके अनुसार इट इज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड, मतलब इट इज ए डन डील। इसका क्या अभिप्राय हुआ? इसका अभिप्राय ये हुआ कि जब गायत्री जी कहती हैं कि ट्रांसलेशन एक डन डील है तो इसका अर्थ हुआ कि अनुवादक अनुवादिका अनुवाद कार्य करने से पहले मानसिक रूप से एक छवि निर्मित कर लेते हैं। इसको दूसरे ढंग से समझने की जरूरत है। वो ये कि जब हम अनुवाद की चर्चा करते हैं तो वास्तव में हम शब्दों का अनुवाद नहीं करते, तब फिर क्या करते हैं कि हम उसके इम्प्लिसिट मीनिंग की, निहित अर्थों की व्याख्या करते हैं और इस तरह से
जब हम अनुवाद के पाश्चात्य संदर्भों की नई व्याख्या करते हैं तो हम पाते हैं कि ट्रांसफर ऑफ मीनिंग ही नहीं बल्कि ट्रांसलेशन उससे कहीं अधिक हो गया है, और इसलिए ट्रांसलेशन का पर्सपेक्टिव बदला है, उसका हॉरिजॉन बदला है और उसके पैरामीटर्स बदले। तो इसकी जो जेनेसिस है और इसके जो जेनिकल पर्सपेक्टिव है उसकी चर्चा हमने अंग्रेजी में की। अब हम भारतीय संदर्भ की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम भारतीय संदर्भ की बात करते हैं तो ये अलग से रेखांकित करने की जरूरत नहीं है कि भारतीय संदर्भ ज्यादा पुराना है, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि जिस लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ ट्रांसलेशन शब्द आज ट्रांसलेशन के विभिन्न अर्थों में प्रतिष्ठित हो चुका है, उससे पहले संस्कृत में अनुवाद शब्द मिलता है, और न केवल संस्कृत में मिलता है बल्कि वह ऋग्वेद में भी उपलब्ध होता है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि संस्कृत प्राचीनतम भाषा है और भारतीय संदर्भों में उसका उल्लेख मिलता है, यहाँ तक कि ऋग्वेद में मिलता है। तो इसका अभिप्राय है कि कम से कम 5000 साल पहले अनुवाद किसी न किसी रूप में हमारे यहाँ जुड़ा था। जब मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ तो हमें ये अलग से रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं महसूस होती कि अनुवाद भारत के विकास के साथ साथ विकसित होती हुई एक अवधारणा है। इस कॉन्सेप्ट को कैसे हम समझे, इसको इंडियन और पर्सपेक्टिव और फॉरेन पर्सपेक्टिव दोनों ही पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखते हैं कि जब हम अनुवाद कहते हैं तो क्या मतलब है। क्या हम किसी वाक्य में कही गई बात को दूसरी भाषा के वाक्य में रूपांतरित कर देते हैं, यही अनुवाद हो जाता है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने जो कॉन्सेप्ट है, जो पैराडाइम है, जो हमारे विजन मिशन है, उसको भी हम दूसरी भाषा में किस रूप में अभिव्यक्त करते हैं। कैसे करते हैं? हम पहले भारतीय संदर्भ से इसकी चर्चा करते हैं, फिर पश्चिमी संदर्भों की ओर आएंगे। तो भारतीय संदर्भ में हम क्या कहते थे? हम देखते हैं कि अनुवाद को जब हम उसकी व्युत्पत्ति परक व्याख्या करते हैं, यानी जेनेसिस उसकी बताते हैं, तब हम पाते हैं कि वास्तव में अनुवाद वद धातु के द्वारा निर्मित होता है। वद मतलब बोलना। संस्कृत में वद का अर्थ है बोलना, और वद धातु में जब घई प्रत्यय लगा दिया जाता है तो वो हो जाता है वाद। वाद का अर्थ है कहना या कोई अर्थ निकालना, यानी कोई किसी बात का कथन करना, ये हुआ वाद। अब इसको हम दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, तो कैसे देखेंगे? तो हम पाते हैं कि ये जो वाद है वास्तव में क्या है? अनुपसर्ग लगाने के बाद वाद बनता है, और वाद का अर्थ होता है कि बात करना, वार्ता करना, यानी कथन के आगे चर्चा करना, उसका उल्लेख। अब इसको हम दूसरे ढंग से भी समझने की कोशिश करें। कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम जब संस्कृत में अनुवाद शब्द की व्याख्या करते हैं, संस्कृत के शब्दकोश में हम क्या देखते हैं? हम पाते हैं प्राप्तस्य पुनः कथनम, यानी जो प्राप्त कथन है उसको फिर से कह देना, यानी जो कही गई बात है उसको जब हम फिर से कह देते हैं तो वह अनुवाद होता है। इसी तरह से उसकी दूसरी व्याख्या कहलाती है ज्ञातार्थस्य प्रतिपादनम, अर्थात ज्ञात कथन का पुनः प्रतिपादन जब कर दिया जाता है तो वह अनुवाद कहलाता है। अब इसको दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करें। कैसे समझेंगे इसको? हमारे यहाँ अनुवचन कहा गया है। अनुवचन यानी जो वचन पहले कह दी गई है उसके बाद कह दी जाने वाली बात। हम भारतीय परंपरा की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भारत में ऋषिकुल परंपरा रही है, गुरु शिष्य में जो संबंध रहे हैं उसके ढंग से जाकर के हम देखते हैं। तो जब शिक्षा के लिए जाता था शिक्षार्थी गुरु के पास, तो गुरु पहले क्या कहता था? तत्त्वमसि, यानी तुम ही ब्रह्म हो। और उसकी शिक्षा जब कराई जाती थी तो आखिर में शिक्षा ग्रहण करने के बाद शिक्षार्थी कहता था
अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। तो ये पूरी परंपरा दूसरे ढंग से चलती थी। कैसे चलती थी? ये परंपरा इस तरह से चलती थी कि गुरु की बात का पुनर्कथन करता था शिष्य। इसको इस संदर्भ में देखने की कोशिश करें तो हम समझ जाएंगे कि अनुवाद वास्तव में भारतीय संदर्भ में क्या था। अब इसको हम पाणिनि के संदर्भ से, पाणिनि के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में क्या कहा? अनुवादे चरणानाम, यानी सिद्ध बात का प्रतिपादन, कही गई बात जो पूरी तरह से प्रमाणित बात पहले से ही है, उसको फिर से जब कह दिया जाता है तब वह अनुवाद हो जाता है। तो इसको और हम देखने की कोशिश करें। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मौलिक कार्य अनुवाद नहीं होता था, लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि अनुवाद में कुछ नया जोड़ता या घटाने की कोशिश नहीं की जाती थी। जोड़ने घटाने की कोशिश नहीं की जाती थी। अनुवाद में जुड़ता भी था, अनुवाद में घटता भी था। जिसको लॉस एंड गेन इन ट्रांसलेशन कहते हैं, वो हमारी परंपरा में पहले से मौजूद है, रहा है। उसको उस संदर्भ में समझने की हम कोशिश करें। अब हम चर्चा करते हैं भर्तृहर की। भर्तृहर क्या कहते हैं? भर्तृहर कहते हैं अनुवृत्तिर अनुवादो वा, यानी जो कथित कथन है उसकी पुनर्व्याख्या, यानी बात जो कह दी गई है उसको भी पुनः रेखांकित कर दिया जाए, वह अनुवाद है। यानी दोहराना, इसको कह सकते हैं टॉटोलॉजी। लेकिन हम जब आज अनुवाद को नए संदर्भ में, पश्चिम में भी देखते हैं, तो असल में अनुवाद क्या होता है? रीराइटिंग, न्यू राइटिंग, ट्रांसक्रिएशन, इस संदर्भ में जब व्याख्या की जाती है तो वहां भी उसका अभिप्राय केवल और केवल ये होता है कि अनुवाद को नए ढंग से प्रस्तुत करने की जो तकनीक है, वो कथन को नए ढंग से प्रस्तुत करने की जो तकनीक है, वह अनुवाद कहलाती है। अब इसको हम तीसरे ढंग से समझने की कोशिश करें। हमारे यहाँ एक आचार्य है अभिनव गुप्त, भारतीय परंपरा में अभिनव गुप्त आचार्य संस्कृत के आचार्य। तो वो कहते हैं कि वास्तव में मौलिक जो रचना होती है, मौलिक योगदान, उससे कम योगदान यह नहीं होता है कि किसी पुनर्स्थापित परंपरा को भी रख दिया जाए। यानी कि पुनर्स्थापना करना या कथित स्थापना को, पहले से कही गई बात को नए ढंग से कह देना भी मौलिक कार्य से कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस दृष्टि से हम देखें तो भारतीय परंपरा में अनुवाद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और उस परंपरा की जब हम चर्चा करेंगे तो हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज की चर्चा के विषय में हमें यहाँ इस विषय को सीमित रखना होगा कि अनुवाद का क्या अभिप्राय है, अनुवाद की परिभाषाएं कौन सी है, और अनुवाद को नए ढंग से समझने की क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं, और संक्षेप में हम जाने कि अनुवाद ने अपना रूप आकार कैसे बदला है। सिर्फ कॉन्सेप्चुअल लेवल पर हम आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसकी प्रकृति और अन्य विषयों पर दूसरे वीडियो में दूसरे दिन हम चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ इसी पर चर्चा केंद्रित करते हैं। तो अभी हमने पाणिनि की चर्चा की, हमने भर्तृहर की चर्चा की, हमने प्रकारांतर से बताने की कोशिश की कि अभिनव गुप्त भी मौलिकता को केवल नए ढंग से प्रस्तुत कर देने की कला के रूप में भी देखने की कोशिश करते हैं। यानी बिल्कुल नवीन जानकारी उपलब्ध करा देना ही मौलिक कार्य नहीं है, बल्कि पूर्व स्थापित परंपरा को, पूर्व स्थापित कथन को भी नए ढंग से व्याख्यायित कर देना भी एक तरह का मौलिक कार्य जैसा ही महत्वपूर्ण कार्य है। इस दृष्टि से भी देखा जाए तो अनुवाद की महत्ता बनती है। अब हम चर्चा करते हैं जैमिनी की। जैमिनी जो है, जैमिनी बताते हैं कि ज्ञातस्य कथनानुवादम, यानी ज्ञात कथन को फिर से कह दिया जाए, वह अनुवाद होता है। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि पहले से कही गई बात को ही पुनः दोहरा दिया जाना अनुवाद है। तो इस पूरी व्याख्या से एक बात तो स्पष्ट है कि हम भारतीय संदर्भ में जब बात करते हैं तो
यह अर्थ कदापि नहीं लगाते हैं कि अनुवाद एक तरह से नई रचना है, लेकिन वो नई कब बन जाती है, जब हम उसकी नई व्याख्याएं करते हैं। अब हम अनुवाद की परिभाषाओं की चर्चा करते हैं। तो पहले हम पश्चिमी परिभाषाकारों की, पश्चिमी अनुवाद चिंतकों की चर्चा करते हैं। हम आते हैं वहां जहां अनुवाद को नया मुकाम मिला, नई जगह मिली, और हम सबसे पहले हम यूजीन नायडा की चर्चा करते हैं। उसके पहले पृष्ठभूमि के रूप में हम अन्य चीजों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बताएं कि यूजीन नायडा 1960 के आसपास ज्यादा चर्चा के केंद्र में आए, और इनकी पुस्तक थी टुवर्ड्स साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग। जब इन्होंने टुवर्ड्स साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग पुस्तक की रचना की, तब इन्होंने स्थापित किया कि अनुवाद एक विज्ञान है। विज्ञान कहने के पीछे जो तर्क होता है वो ये होता है कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच उसमें लिया जाता है। जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो एक व्यवस्थित परंपरा होती है, और इस परंपरा के अनुसार ही उसका अनुपालन होता है। लेकिन उन्होंने अनुवाद को किस रूप में व्याख्यात किया, इसकी ओर हम ध्यान देते हैं। तो उनके अनुसार ट्रांसलेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन utterance in one language into utterance in another language, maintaining unchanged the plane of content, that is meaning. इसका अर्थ क्या हुआ, इसके एक एक शब्द पर हम ध्यान देते हैं। इसका मतलब है कि ट्रांसलेशन, सबसे पहले तो ट्रांसलेशन क्या है, एक सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज का डिपार्चर है। ट्रांसलेशन नायडा के अनुसार इसलिए भी इसी रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि वो लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रांसलेशन को देखते हैं। यानी उनके अनुसार अनुवाद एक भाषा वैज्ञानिक कार्य है। जब अनुवाद एक भाषा वैज्ञानिक कार्य है तो उस भाषा विज्ञान के विशेष संदर्भ में हम देखते हैं कि अनुवाद कैसे क्रियान्वयन करता है, यानी वो अपनी एक्सरसाइज कैसे करता है, वो एक्सचेंज ऑफ मीनिंग कैसे करता है। अब इस ढंग से हम समझने की कोशिश करें तो हम जानेंगे कि ट्रांसलेशन क्या है, इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन अटरेंस। ये अटरेंस यानी कोई कही गई बात, जो कोई बात है, कथन है, अभिव्यक्ति है, उसको एक भाषा से जो पहले से व्यक्त है उसको दूसरी भाषा में जब रूपांतरित कर दिया जाता है तब हम अनुवाद उसे कहते हैं। और जब ऐसा किया जाता है, maintaining unchanged the plane of content, that is meaning, और उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसका कंटेंट यानी उसकी अंतर्वस्तु या उसका अर्थ बिल्कुल नहीं बदले। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अनुवाद में मूलतः अर्थ का अंतरण होना चाहिए। इसीलिए वो व्याख्या करते हैं कि क्लोजेस्ट पॉसिबल मीनिंग का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। किसका होना चाहिए, जो निकटतम अर्थ है उसका रूपांतरण होना चाहिए। उनका अर्थ यह नहीं है कि शब्द के बदले कोई शब्द लिख दिया जाए। जब वो इक्विवेलेंस की बात करते हैं तो इक्विवेलेंस ऑफ वर्ड्स नहीं होता उनके लिए इक्विवेलेंस ऑफ मीनिंग होता है। तो ये बात हमें ध्यान देनी होगी कि जब हम अनुवाद की परिभाषा रेखांकित करते हैं तो हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। किस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ट्रांसलेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर व्हाट, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मीनिंग, और ये अटरेंस को अनचेंज्ड रूप में बिल्कुल बिना बदले वैसे का वैसे परिवर्तित कर दिया जाए। इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए वो होती है अनचेंज्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मीनिंग। यानी वो कैसे होगी, वो क्लोजेस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंस एक भाषा से दूसरी भाषा में हो जाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो इनकी व्याख्या है ये तो स्थापित हो गई, लेकिन क्या एकदम अचानक यूजीन नायडा प्रकट हुए? नहीं, उसके पहले पृष्ठभूमि थी, और उसके पहले पश्चिम में भी थी, भारत में भी थी। भारतीय संदर्भ थोड़ा हमने बताया, अभी भारतीय व्याख्याकारों की भी मैं चर्चा करूंगा थोड़ा सा समय हुआ तो हम जॉनसन की चर्चा करते हैं।
जॉनसन कहते हैं व्हाट इज ट्रांसलेशन, उसको डिफाइन करते हुए जॉनसन कहते हैं टू चेंज इनटू अनदर लैंग्वेज retaining the sense, remaining the sense. What does he say? Let us underline once again. What he says, Johnson says, what is translation? According to Johnson, is to change into another language, retaining the sense. Yani, sense must be retained. What is most important to be undertaken during the process of translation is to retain the sense, not the retaining of the word, not the retaining of the phrase, but the retaining the sense. यानी अनुवाद प्रक्रिया के दौरान जॉनसन बताते हैं कि उसके आशय को, उसके अर्थ को बिल्कुल संभाल के रखा जाना चाहिए, उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यानी सोर्स लैंग्वेज से ट्रांसफर जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें ये ध्यान देना चाहिए कि ट्रांसलेशन करते समय हमारा लक्ष्य क्या हो, अनुवादक का मुख्य लक्ष्य क्या हो कि वो ट्रांसफर ऑफ मीनिंग करे, लेकिन सेंस को जरूर रिटेन करे, सेंस के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, सूजन बेसरेट इस समय की महत्वपूर्ण अनुवाद चिंतका है, तो उन्होंने कहा ट्रांसलेशन इज ए फंडामेंटल एक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सचेंज। अनुवाद क्या है? मनुष्य के बीच संवाद का आदान प्रदान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूलभूत कार्य है। इट इज अ फंडामेंटल एक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सचेंज, यानी मानव संवाद का, मानव के बीच विचारों के आदान प्रदान का मूलभूत कार्य करता है अनुवाद। तो ये उसकी एक्सरसाइज है, अनुवाद का ये कर्म है। इसके पहले हम जाते हैं मैथ्यू आर्नल्ड की। मैथ्यू आर्नल्ड की चर्चा करते हैं और ट्रांसलेशन को वो क्या कहते हैं। इट शुड, ए ट्रांसलेशन शुड, what should translation do? Translation should act as in the same way as it is reflected without any change in the original language when it was firstly heard. यानी वो अनुवाद करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनुवाद क्या करता है। अनुवाद को यह कार्य करना चाहिए कि जब पहली बार वो मूल भाषा में जिस रूप में लिखा गया था और पहली बार जैसे सुना गया था, जो प्रभाव उसका पड़ा था वही प्रभाव अनुवाद में भी दिखाई देना चाहिए। तो ये कुछ परिभाषाएं हमने दी और जाहिर सी बात है कि वहां से लेकर के और अभी जब ट्रांसलेशन को कहा जाता है कि ये जो यूनिट ऑफ ट्रांसलेशन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ट्रांसलेशन इज कल्चर, neither word nor sentence, but the unit of translation is culture। और ये एंड्रे लेफ्लर कहते हैं। तो यहाँ तक अनुवाद की व्याख्या आई है। और भारतीय संदर्भ को भी संक्षेप में हम देख लें। हमारे प्रमुख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सी महत्वपूर्ण कृतियों का अनुवाद किया है। तो वो कहते हैं कि यथासंभव मूल स्वर को बनाए रखा जाना चाहिए, उसके आशय को संरक्षित किया जाना चाहिए। उसके अतिरिक्त हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि हम जो भाव है उसका अनुसरण करें। तो ऐसे प्रमुख आचार्यों ने इस रूप में अनुवाद की व्याख्या की है। तो संक्षेप में इस वीडियो की चर्चा को विराम देने के पहले हम जो इसके आज की चर्चा के जो मुख्य बिंदु है उन्हें आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। पहले हम देखें कि जब हम अनुवाद कहते थे तब हमारा क्या सरोकार था, अब हम अनुवाद से क्या समझते हैं। तो अब अनुवाद एक कार्य ही नहीं बल्कि एक उत्पाद हो गया है। ट्रांसलेशन इज नॉट कन्फाइंड टू एन एक्ट, rather it is a function and it is a product, and moreover that has led to be recognized as a discipline of studies। तो ये अनुवाद की यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं और उन पड़ावों पर
अगली इकाइयों में हम चर्चा करेंगे, अगले वीडियोस में चर्चा करेंगे। लेकिन आज की जो हमने महत्वपूर्ण चर्चा की वो हमने बताया कि अनुवाद के क्या अभिप्राय हैं, भारतीय संदर्भ में क्या है, पाश्चात्य संदर्भ में क्या है, और अनुवाद के संरचनात्मक अर्थ क्या है, और अनुवाद का भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से कैसे हमने समझने की कोशिश की। और फिर हमने बताने की कोशिश की कि भारतीय संदर्भ में अनुवाद की व्युत्पत्ति परक व्याख्या क्या हुई, पश्चिमी संदर्भों में अनुवाद की व्युत्पत्ति परक व्याख्या क्या हुई। और फिर हमने बताया कि ट्रांसलेशन की विभिन्न परिभाषाएं क्या है, पश्चिमी चिंतकों के माध्यम से अनुवाद की विभिन्न परिभाषाएं कैसी देखी गई, और भारतीय परंपरा में अनुवाद को किस रूप में देखा गया। तो आज की चर्चा का यही हम समापन करेंगे। थैंक यू।